ध्रुवांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कैसे उस पहाड़ी को ढूंढते जिस पर सूर्य वेग पौधा था। तब वनीता ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन मर्दों पर कभी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। आन्या, मुझे वो चीज पकड़ाओ। ये सुनकर उसने आन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर आन्या ने उसे एक चमकता हुआ गोला पकड़ा दिया। गौर से देखने पर समझ आता कि उस चमकदार गोले में 4 दिशाएं बनी हुई थी। तब वनीता ने अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालकर उस चमकदार गोले के अंदर भेज दी, जिसके तुरंत बाद उसमें रोशनी घूमने लगी। घूमते घूमते आखिर में वो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ हुई, जिसे देखकर वनीता ने कहा, चलो हमें वो दिशा तो मिल गई है जिसमें सबसे ज्यादा चेतना शक्तियां मौजूद हैं। मेरा मानना है कि तुम जिस पहाड़ी की बात कर रहे हो वो भी उस दिशा में ही है। तो क्या कहते हो, चले वहां? जब वनीता के तरीकों से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया, तब ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मायूसी दिखने लगी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सभी को आगे चलने को कहा। वहीं उसके इस अंदाज को देखकर लैला भी मुस्कुराने लगी। ऐसा बहुत कम होता था कि किसी मुश्किल में ध्रुवांश बिल्कुल मजबूर हो जाता था। तब लैला ने उसका हाथ थाम लिया, जिससे ध्रुवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर ध्रुवांश ने हंसते हुए कहा, चलो यारो, इंतजार किस बात का, चलते हैं सबसे अनोखा खजाना हासिल करने। उसके बाद वो लोग चेतना शक्तियां निकालते हुए तेजी से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त ध्रुवांश देखता गया कि कैसे वो लोग बहुत सी पहाड़ियों के पार जाते गए, जहाँ इस वक्त ढेर सारे योद्धा मौजूद थे। फिर वनीता के हाथों में रखे चमकदार गोले को देखते हुए ध्रुवांश और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 10 मिनट तक आगे बढ़ते रहने के बाद उन लोगों के सामने एक घाटी दिखाई देने लगी। वो देखने में थोड़ी पीली लग रही थी। ताज्जुब की बात थी कि हरियाली से भरी उस जगह पर वो पीले रंग की जगह अचानक कैसे आ गई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जगह पर काफी सारे गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ खौफनाक दिखने वाली दरारें भी थी। इस जगह पर पहुंचकर ध्रुवांश और उसके साथियों की रफ्तार धीमी होने लगी और तब ध्रुवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, इस जगह की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ प्राचीन वक्त में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। इतने में ध्रुवांश को कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगी और उसने देखा कि कुछ और गुट भी उस जगह पर पहुंच गए थे। वो सभी गुट खजानों की तलाश में थे और जब उन्होंने उस पीली जगह को देखा तो उन्हें वहाँ कुछ भी खास नहीं लगा। ऐसा ही कुछ ख्याल ध्रुवांश का भी था, जिस वजह से उसने वहां से चलने को कहा। तब वनीता ने चमकते गोले में देखकर बताया, इस गोले के हिसाब से तो हम उस पहाड़ी के बेहद करीब हैं, जहाँ तुम्हारा खजाना होना चाहिए। ये सुनते ही ध्रुवांश की आंखों में चमक दिखी, जिसके बाद वो अपनी रफ्तार दोबारा बढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख बाकी लोग भी उसके पीछे गए, ध्रुवांश और उसके साथियों की तेज रफ्तार की वजह से। और 10 मिनट बाद वो लोग एक पहाड़ी के पास पहुंच गए। उस पहाड़ी को देखते हुए उन्हें समझ आया कि वहाँ एक अजीब सी चमक मौजूद थी। उस पहाड़ी की चोटी ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर वहाँ ढेर सारे हीरे पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि आसपास ढेर सारी चेतना शक्तियां भी मौजूद थी, जिसके बीच ध्रुवांश को नजर आए हीरों से बने कुछ मंच। ऐसे ही कुछ मंचों के ऊपर थे बहुत से पौधे, जिन्हें देखकर वनीता ने हैरानी के साथ कहा, इतने सारे पौधे, वो भी इतनी ज्यादा चेतना शक्तियों से भरे। ये खजाने कहीं से भी मामूली नहीं है। अरण्य महल तो वाकई प्राचीन वक्त में एक बहुत बड़ा नाम होगा, जो वो ऐसे खास खजाने इतनी भारी तादाद में इकट्ठा कर पाया। फिर अपनी नजरें घुमाते हुए वनीता का ध्यान पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ा। वो देख रही थी कि उस जगह पर इतनी ज्यादा चमक थी जैसे वहाँ सूरज आराम कर रहा हो। इस चौंधियाती चमक को देखकर वनीता समझ गई कि वहाँ जरूर कोई बेहद खास चीज थी। इस बीच ध्रुवांश की नजरें भी उस जगह पर ही टिकी थी और उसकी आंखों में भी काफी चमक दिखने लगी। तब ध्रुवांश ने मनी मन खुद से कहा, ये रोशनी तो ठीक वैसी ही रोशनी है जो मुझे अरण्य तख्ती के अंदर दिखी थी। क्या इसका मतलब यहीं पर है सूर्य वेग पौधा? इस ख्याल के आते ही ध्रुवांश से और रहा नहीं गया और वो एक झटके में उस ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। उसे ऐसा करते देख वनीता भी तेजी से उसके पास पहुंची और सबसे ऊपर मौजूद ढेर सारे पौधे देखकर वो हैरानी में कहने लगी, यहाँ तो पानी, आग, धरती और तरह तरह के चेतना शक्ति वाले इतने सारे पौधे। मान गए ध्रुवांश बाबू, तुम्हारी जानकारी तो बिल्कुल सही निकली। पता है, अगर हम इन सभी पौधों को इकट्ठा कर ले तो हमें अमोघनाथ का बनाया गया शक्ति तरल मिल सकता है। लेकिन ध्रुवांश को इन पौधों से कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो सूर्य वेग पौधा हासिल करने में ही था। तब लैला ने उसके पास आकर उससे सवाल किया, ध्रुवांश, तुम किस चीज की तलाश में हो? इस पर ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो लगातार अपनी नजरें घुमाता गया। इस बीच लैला भी सबसे ऊपर बनी जगह पर अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे सबसे ऊपर एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर उसके चेहरे पर बेइंतहा हैरानी नजर आने लगी। इस हैरानी के साथ उसने कहा, ध्रुवांश, क्या तुम यहाँ उस सूर्य वेग पौधे को हासिल करने के लिए आए थे? ये सुनते ही ध्रुवांश और वनीता की नजरें भी उस पौधे पर हुई और तब वनीता ने भी हैरत भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम जिस खास चीज की बात कर रहे थे वो सूर्य वेग पौधा था। तभी तो महाशय इतना ज्यादा बेचैन हो रहे थे। ऐसे खास खजाने को देखकर तो अमोघनाथ योद्धाओं का भी जी ललचा जाए। फिर हम तो बड़े ही मामूली से योद्धा हैं।
इस दौरान ध्रुवांश थोड़ी परेशानी के साथ वनीता की आंखों की चमक को देखने लगा, जिसके साथ वो उस सूर्यवेग पौधे को ही देख रही थी। तब वनीता ने भी उसके चेहरे की परेशानी को देखा और कुछ समझते हुए कहा, इतना घबराओ मत। मानती हूँ कि सूर्यवेग पौधा बहुत ही अनोखा खजाना है, लेकिन ये इतना भी खास नहीं है कि मैं इसे छीनने के लिए पागल ही हो जाऊं। जाओ, तुम ही रखो इसे। ये सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराते हुए सीधे उस पौधे की तरफ बढ़ने लगा, जिसे वो ना जाने कब से हासिल करना चाहता था। तभी अचानक वनीता को कुछ महसूस हुआ और वो अपनी जगह से गायब होकर ध्रुवांश का हाथ पकड़ने लगी। ऐसा करते ही उसने ध्रुवांश को पीछे खींचा और कहा, रुक जाओ, अपनी बेचैनी काबू करो और एक पल के लिए आसपास की शक्ति को महसूस करो। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ऐसे अनमोल खजाने के यहाँ होने पर भी यहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही है? तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मुझे ये सन्नाटा काफी अजीब लग रहा है। वनीता की बात जैसे ही ध्रुवांश के कानों में पड़ी तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान हो गया। तब उसने भी आसपास देखते हुए परेशान होना शुरू किया। पूरी पहाड़ी पर चमकते हुए अनगिनत खजाने थे जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे, मगर इसके बावजूद वहाँ कोई और गुट मौजूद नहीं था। ये बात ध्रुवांश को भी अब समझ आ रही थी। अब जो कि ध्रुवांश भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हुआ तो वनीता ने उससे आगे कहा, ऐसी खास जगह तो हर गुट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद अरण्य महल ने एक खास तरह का चेतना जाल यहाँ बिछा रखा है। भले ही उस दल को खत्म हुए हजारों साल हो गए, मगर वो चेतना जाल इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ होगा। ऊपर से इस जगह पर चेतना शक्तियों की कोई कमी नहीं दिख रही है। ऐसे में यहाँ तैयार हुआ चेतना जाल तो शायद हमेशा चलता रहता। ध्रुवांश और वनीता इस बारे में सोचकर परेशान हो ही रहे थे कि तभी लैला ने उनके पास आते हुए कहा, हमारे अलावा भी अब यहाँ कोई आ चुका है। उसके इतना कहते ही वहाँ ढेर सारी हलचल होने लगी और बहुत सी रोशनियां उस पहाड़ी पर आती दिखी। ध्रुवांश ने देखा कि वो रोशनी असल में दो बेहद शक्तिशाली गुट थे जिन्हें वो पहचानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला गुट था धर्मपाल अकादमी से आए आशकान का गुट और दूसरा गुट था आद्रा का वीर बलिदानी अकादमी का गुट। इस बार जो दोनों ही गुट उस खजाने की खोज में यहाँ आए थे वो ध्रुवांश के दुश्मन थे। वो दोनों ही गुट जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ध्रुवांश और उसके साथी उनसे भी पहले वहाँ आ गए थे। ये देखकर पहले तो वो लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन आशकान के चेहरे पर अगले ही पल एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ आद्रा की आंखों में तो बेइंतहा गुस्सा दिख रहा था, जिसके साथ वो ध्रुवांश की तरफ देखती गई। वो तो अगर उसके पीछे खड़े दिगांग ने उसका हाथ पकड़कर नहीं रखा होता तो आद्रा अब तक ध्रुवांश के पास जाकर उस पर हमला कर देना शुरू कर देती। ध्रुवांश ने दोनों ही गुटों को देखा, जिसके बाद उसे और बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों के बाद जब उसे और बहुत से गुट वहाँ दिखाई देने लगे तब उसने आ भरते हुए कहा, ये कमबख्त बाकी गुट वाले तो बड़े शातिर निकले। इन्हें पता था कि आशकान और आद्रा के गुट जरूर किसी खास खजाने की तरफ ही जाने वाले थे, इसलिए ये लोग बिना कुछ सोचे उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। ध्रुवांश बेटा, असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। ये सोचने के बाद भी ध्रुवांश ने खुद को शांत किया, क्योंकि कुछ पलों पहले वनीता ने उससे जो बात कही थी उसमें काफी दम था। इसका मतलब सूर्यवेग पौधे को हासिल करना बाकियों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। इतने में आशकान ने ध्रुवांश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है ध्रुवांश, तुम्हारे गुट की रफ्तार तो कुछ ज्यादा ही तेज है। मैं देख रहा हूँ कि इस पहाड़ी पर काफी ज्यादा बेशकीमती खजाने मौजूद हैं। माफ करना, लेकिन शायद अब तुम ये सारे खजाने अकेले हासिल नहीं कर पाओगे। ध्रुवांश ने जब उसकी बात सुनी तो वो समझ गया कि जरूर उन दोनों के अरण्य तख्तियों पर भी सूर्यवेग पौधे का कोई निशान मौजूद था। तभी तो वो लोग भी इतनी जल्द यहाँ आ पाए थे। इस बीच आद्रा तो नफरत और नाराजगी के साथ ध्रुवांश को देखती गई और तभी आशकान ने उसकी नाराजगी का फायदा उठाते हुए कहा, आद्रा, अब जो कि ध्रुवांश और वनीता के गुट एक साथ काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों भी इस पहाड़ी पर मौजूद खजाने हासिल करने के लिए एक साथ आ जाएं? कम से कम हमें यहाँ से कुछ तो खजाने हासिल हो जाएंगे। आशकान को ऐसा कुछ करते देख ध्रुवांश की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। वो भी समझ रहा था कि आशकान मौके का फायदा उठाना चाहता था। अगर सच में आद्रा और उसके साथी आशकान के गुट के साथ मिल गए तब तो ध्रुवांश के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। वहीं आशकान ने देखा कि उसकी बात सुनकर आद्रा सोच में पड़ गई थी। फिर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए आशकान ने आगे कहा, देखो, मैं मानता हूँ कि तुम लोग ताकतवर हो, लेकिन अकेले के दम पर तो शायद तुम इन दोनों शक्तिशाली गुटों के सामने नहीं जीत पाओगे। इसलिए हमारे साथ आने पर हम दोनों को ही फायदा होगा। इस दौरान आद्रा के पीछे खड़े दिगांग और बाकियों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया, मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वहीं आद्रा तो लगातार आशकान की तरफ ही देख रही थी, जिसके बाद उसने ध्रुवांश की तरफ देखना शुरू किया। जब उसे ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिखी तो आद्रा को अंदर ही अंदर काफी खुशी हुई। इस बारे में सोचकर उसने मुस्कुराते हुए ध्रुवांश से कहा, कैसा लगेगा तुम्हें ध्रुवांश, अगर हमारा और आशकान का गुट एक साथ आ जाए? ये सुनते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बल्कि उसने जवाब तक नहीं दिया। तब आद्रा ने अपनी नजर आशकान की तरफ करते हुए कहा, मैं इस लड़के को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती आशकान, लेकिन मैं इसे हराने और मारने का मजा किसी और से भी नहीं बांटना चाहती हूँ।
इसलिए हमारा गुट अकेले ही चीजें संभाल लेगा। उसका जवाब सुनकर आशकान की आंखों में हल्की नाराजगी दिखी, लेकिन उसने तुरंत इस नाराजगी को काबू कर मुस्कुराते रहना जारी रखा। जबकि इस वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर काफी ज्यादा हैरानी दिख रही थी, जिसके साथ वो आद्रा की तरफ देखता गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आद्रा उसकी मुश्किल बढ़ाने का ऐसा सुनहरा मौका क्यों छोड़ रही थी। वहीं ध्रुवांश के पास ही खड़ी वनीता ने भरते हुए लैला से कहा, लैला एक बात बताओ, ध्रुवांश और इस आद्रा का रिश्ता तो बड़ा ही मियाँ बीवी जैसा लग रहा है। एक पल ये इतना झगड़ते हैं और दूसरे पल एक दूसरे को बचाना भी चाहते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस पर लैला मुस्कुराने लगी, मगर उसने वनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आद्रा और आशकान के गुट जब वहां पहुंच गए तो भी किसी ने हड़बड़ी दिखाते हुए खजानों के पास जाना शुरू नहीं किया, लेकिन उनके पीछे जितने भी गुट आए हुए थे वो तो आसपास के खजाने देखकर बेहिसाब लालच से भर गए। फिर एक के बाद एक हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्तियां निकालने लगा। ये देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिखी, मगर वनीता ने उससे धीमी आवाज में कहा, इससे बेहतर चारा तो कोई मिल ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश भी मुस्कुराने लगा और मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा। उसे पता था कि अगर वो इस वक्त कुछ कहता तो भी लालच से भरे योद्धा उसकी बात नहीं मानते। फिर अगले कुछ ही मिनटों में उस जगह का माहौल तनाव से भर गया और कुछ गुटों से बिल्कुल नहीं रहा गया। फिर एक झटके में वो सभी तेजी से आगे बढ़ते हुए पहाड़ी पर मौजूद अनमोल पौधों को हासिल करने के लिए गए। इन गुटों को आगे बढ़ते देख बाकी गुटों को भी बेचैनी महसूस होने लगी। इस बेचैनी को महसूस कर वो लोग भी भारी तादाद में खजानों की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान ध्रुवांश, आशकान और आद्रा इन लोगों को गौर से देखते गए, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ ही पलों में जब वो सैकड़ों गुट उस पहाड़ी पर उगे पौधों के पास पहुंच गए तो वो अपने हाथ आगे करते हुए इन पौधों को हासिल करने की कोशिश करने लगे। मगर जैसे उनके हाथ पौधों को छूते पहाड़ से एक बेहद खतरनाक रोशनी निकली, जिससे ढेर सारे धमाके सुनाई पड़े। इन धमाकों के साथ ही वो सैकड़ों गुट और उनके योद्धा जो हड़बड़ाते हुए पौधों के पास गए थे, उनकी उल्टियां करते हुए काफी दूर जा गिरे। इन योद्धाओं की ऐसी हालत होते देख ध्रुवांश और बाकियों को एक और चीज दिखी। वो ये थी कि हर योद्धा उड़ते हुए पीछे नहीं गया था, बल्कि कुछ योद्धा तो अभी भी पौधों के पास रोशनी में फंस गए थे। तभी अचानक लोगों को पहाड़ी पर एक चमकदार आकृति नजर आने लगी, जिसे देखकर ध्रुवांश ने कहा, इसका मतलब वाकई इस पहाड़ पर जाल बिछाया गया था। तो आखिर कैसे इन चुनौतियों का सामना कर सूर्यवेग पौधे तक पहुंचेगा ध्रुवांश? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।